है ना। और देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको कहते हैं। तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, क्या पढ़ा है बताओ। The two lines. Sir, when two lines meet at one point. हाँ देखो, एक बात हमेशा ध्यान से सुनो मेरी बात, ये बात मानते हो ना, जैसे हमारे बॉडी में कितने सेल हैं? बहुत ज्यादा। तो कैसे लिखते हो कि हाउ मेनी सेल्स, है ना, इन योर बॉडी है, तो उसको क्या लिखते हो? बहुत ज्यादा। हाँ? बोलो। बहुत ज्यादा होता है, मतलब देखा जाए तो। उसी तरीके से एक लाइन में भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइन इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है बोथ द साइड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ये बताओ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बने हुए हैं? क्लियर है ना। लाइन कैसे बनते हैं? पॉइंट से ही ना। देखो, ऐसे अगर पॉइंट ऐसे से क्लोज कर दो ना, ऐसे ऐसे पॉइंट्स, देखा जाए तो क्या है, एक तरह से ये दिख रहा है ना, यहाँ तो आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट के बीच डिस्टेंस भी दिख रहा है, तो देखा जाए तो बहुत क्लोज पॉइंट्स हैं। तो ये एक लाइन हो गया। अब अगर हम इसी तरीके से दो लाइन ले लें, है ना, सपोज यू टुक लाइन दिस वन, एक लाइन तुमने ऐसा लिया और एक लाइन तुमने ऐसा ले लिया, तो तुम ध्यान से देखोगे कि दोनों लाइन भले इनफाइनाइट पॉइंट से बने हो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया है जब दोनों एक ही जगह मीट कर रहे हैं, और वो पॉइंट यहां है। इस पॉइंट को कहते हैं कॉमन पॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉमन पॉइंट। तो कॉमन का मतलब क्या होता है पता है ना? विच इज शेयर्ड बाय बोथ। कॉमन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन शेयर करता है। तो ऐसे लाइन को, ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे कॉमन पॉइंट। तो यहां पर एक कॉमन पॉइंट मिला है, और इस पॉइंट का दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं क्या? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या पॉइंट ऑफ, या क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। और ये हमेशा होगा, ऐसा नहीं। जब भी दो लाइन इस तरीके से क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, वो हमेशा एक ही कॉमन पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, आगे जाके हम तुमको बताने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करो। तो यहां पर एक कॉमन पॉइंट आया, है ना, क्लियर है। उसके बाद इसके अलावा इसके पास क्या कोई और कॉमन पॉइंट है? आंसर है नो। क्या और ऐसा कोई पॉइंट है जो कॉमन है? तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, यू विल गेट वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब एक और सिनेरियो तुमको दिखाते हैं। अगर बेटा मान लो एक लाइन है, इस तरीके से तुमने ड्रॉ किया, और एक लाइन जस्ट आपने पैरेलल इसके ड्रॉ कर दिया। अगर अब मैं आपसे पूछूं, क्या यहां पर कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। बोलते रहना है, क्योंकि लाइट गई हुई है, और ऐसा ना कि वाईफाई ऑफ हो जाए और हमको पता ना चले, इसलिए बोलते रहना। क्या दो लाइन जब पैरेलल होगा तो तुमको कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है? नो No, सर। sir. ये पॉइंट, ये लाइन बनाकर लिखो, देयर इज नो कॉमन पॉइंट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। लिख लो, है ना, नो कॉमन पॉइंट हियर, नो कॉमन
points when lines are parallel. ठीक है, स्टार्ट था क्या? ठीक है ना? तो एक कॉमन पॉइंट कब मिला? जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था, तो एक कॉमन पॉइंट। जब दोनों लाइन पैरेलल था तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला, है ना? क्लियर है अच्छे से? नाउ लुक एट द अदर वे। ओके, एक लाइन है, लिख लिए पहले पैरेलल लाइन के बारे में, लिख लिए सब लोग, है ना? चलो, एक लाइन है, मान लो कि तुमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और फिर तुमने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसी पर ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं ताकि टेढ़ा ना लगे। चलो, अब तुम्हारे पास दो लाइन है ना? एक लाइन क्या है? एक लाइन ऑरेंज कलर का है और एक लाइन क्या है? तुम लोग बोल नहीं रहे हो, बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। और मेरा वाईफाई कब अगर ऑफ हो गया और पता चला कि हम क्लास बोले जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कि क्लास एंड हो गया। क्या आवाज आ रही है ना मेरी अच्छे से? यस सर। यस सर यस क्लास में सर हमारे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बारिश आ रही है। हाँ, बारिश आ रही है, लेकिन तुम्हें बोलते रहना है, ठीक है? चलो चलो, अब तुम ध्यान से देखना, तुम्हारे पास दो लाइन है, एक ऑरेंज कलर का और एक ब्लैक कलर का। तो बेटा, जो ऑरेंज कलर वाले लाइन है उस पर जो पॉइंट होगा और जो ब्लैक पर जो पॉइंट होगा, क्या वो दोनों पॉइंट कॉमन हो सकता है? पर मैं बोलूं कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट किस लाइन पर है? तुम बोलोगे सर दोनों लाइन पर है ना? मैं पूछूंगा ये पॉइंट किस लाइन पर है? पी, क्यू, मान लो आर, एस, ये सब पॉइंट किस लाइन पर है? ऑरेंज पे या ब्लैक पे? दोनों पे। दोनों पे। तो ऐसे तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो और ऐसे दो लाइन को जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो ये बात लिख लो, व्हेन व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट। स्पेलिंग ठीक से लिख देता हूं, लाइंस, है ना, देयर आर इनफाइनाइट कॉमन, या बोलो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। मानते हो ना? तो तुमको तीन सिनेरियो हम दिखा दिए, तो अब तुमको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। पहला क्रॉस की तरह कट के गया, तो समझ जाओ, अगर दोनों क्रॉस कर रहा है एक दूसरे, है ना, अगर कोई लाइन क्रॉस कर रहा है तो एक कॉमन पॉइंट। अगर कोई पैरेलल लाइन है तो नो कॉमन पॉइंट, यानी नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप कर रहा है, एक लाइन के ही ऊपर दूसरा भी लाइन है, तो ऐसे जगह पे हमको कितने पॉइंट्स मिलेंगे जो कॉमन पॉइंट्स होंगे? तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। एकदम अच्छे से समझ में आया? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिए ना अच्छे से? यस सर। चलो, अब आता है बेटा ट्रांसवर्सल लाइन। सब लोग हेडिंग डालो, ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है बेटा, स्कूल में या बहुत जगह कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ट्रांसवर्सल लाइंस कहते किसको है। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को सुन। अगर बेटा आपको ऐसा कोई भी दो लाइन मिले, है ना, अब वो लाइन पैरेलल भी हो सकता है और नॉन पैरेलल भी हो सकता है। जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल लग रहा है तुमको कि नॉन पैरेलल लग रहा है?
पैरेलल। पैरेलल लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ, नॉन नहीं सर, पैरेलल। जो ड्राइंग जो फिगर में। हाँ, फिगर गर्म मतलब मैंने जानबूझ के, अच्छा चलो थोड़ा सा और कर देता हूँ तुम लोग, है ना, थोड़ा सा और। सर ये तो नॉन पैरेलल। रुको रुको रुको, हाँ, अब तो नहीं लग रहा होगा भाई किसी को पैरेलल। नो सर। हाँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर किसी दो लाइन को या दो से ज्यादा लाइन को कोई एक तीसरा लाइन कट कर रहा हो, तो उस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। पहली बात यह समझो। तो क्या जरूरी है कि ट्रांसवर्सल लाइन सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में आएगा? नहीं, यहां पर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी कट कर रहा है, तो भी हम बोल सकते हैं, ये इंटरसेक्ट भी कर रहा है वो भी चलेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो भी ट्रांसवर्सल लाइन है। और यहां पर दो नॉन पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो भी हम उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं। तो फिर ट्रांसवर्सल लाइन बोलते किसको है? तो ट्रांसवर्सल लाइन का डेफिनेशन ये है कि ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। तो कहां कहां इंटरसेक्ट किया है? एक यहां पर और एक यहां पर। देखा जाए तो यहां एक, यहां पर और एक यहां पर। क्लियर हुआ सबको? तो क्या ट्रांसवर्सल लाइन सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में होता है या नॉन पैरेलल लाइन दोनों में हो सकता है? बोथ। बोथ, है ना। द लाइन इट इंटरसेक्ट में भी पैरेलल और नॉन पैरेलल। लिख लो, ये पूरी कहानी लिखो तो अपने कॉपी में, समझो। वैसे तो तुमको क्लास रिकॉर्डिंग मिल गया, हम पीडीएफ कल भेजना भूल गए थे, आज भेज देते हैं, ठीक है ना। तो मेनली क्या है कि, है ना, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हम डाल रहे हैं, तो उसको भी तुम टाइम टू टाइम थोड़ा सा देखते रहना, है ना। चलो, so a transversal line is a line that intersect two or more lines at distinct point का मतलब, किसी को आप ऐसा ना हो कि distinct का मतलब नहीं है, distinct point का मतलब at two different points, है ना, दो अलग अलग points, है ना। different, distinct का मतलब होता है different। चलो, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है दो या दो से लाइन से, तो वहां पे बहुत सारे एंगल बन जाते हैं। अब वो सारे एंगल देखा जाए, हम ये नाम नहीं देखेंगे, हम तुमको दिखाते हैं कि कितने एंगल बन गए। एंगल क्या होता है बेटा? डू यू नो व्हाट इज एंगल? एंगल होता है कि एक कॉमन पॉइंट से दो रे निकल रहे हो, तो हम उसको कहते हैं एंगल। ये एंगल हो गया। तो यहां पर तुम ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे एंगल बन गया होगा। एक एंगल तुमको ये दिख रहा होगा, है ना, एक एंगल तुमको ये दिख रहा होगा, एक एंगल ये दिख रहा होगा, एक एंगल दिख रहा होगा, एक यहां दिख रहा होगा, एक यहां दिख रहा होगा, एक यहां दिख रहा होगा, एक यहां, सॉरी, क्या तुमको, हाँ, कितने एंगल दिखे? 8। हाँ, 8 एंगल दिखे। अब इस 8 एंगल को नाम क्या है, क्या अलग है, वो थोड़े टाइम में देखेंगे। समझ में आ गया? तो ये एंगल क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर दिया पैरेलल लाइन को। अगर ट्रांसवर्सल लाइन को हटा दो तो एंगल ही नहीं बनेगा कुछ, है ना, कोई लॉजिक नहीं बनेगा। चलो, अब एक हेडिंग डालो सब लोग, परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। चलो देखो, मैथमेटिक्स में जब भी कोई परपेंडिकुलर वर्ड कहीं पे यूज हो, कहीं भी देखो, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ 90 डिग्री वाला बात हो रहा होगा, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री,
क्लियर है? मतलब अगर मैं कहूं कि एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन उसके परपेंडिकुलर है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि ये लाइन इस लाइन पर कितना डिग्री एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। मानते हो ये बात? देखा जाए तो अगर एक एंगल 90 डिग्री तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाता है। इसीलिए तुम देखोगे यहां पे चारों एंगल 90 डिग्री है ना? तो परपेंडिकुलर वर्ड जब भी मैथ्स में सुनना, समझ जाना कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री का। बस इतना ही याद रखना है। और मैथमेटिक्स में जब तुम और आगे बढ़ोगे, जैसे ट्राइंगल विंगल पढ़ोगे, तो याद रखना जब कभी भी ऑल्टीट्यूड भी बोलेगा ना, तो समझ जाना कि वो बेस के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो 90 डिग्री बना रहा होगा। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल है। अब मैं तुमको बोल दूं, मान लो ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, और मैं तुमको बोल दूं कि सॉरी मैं बोल दूं तुमको कि ए डी ऑल्टीट्यूड है, ए डी इज ऑल्टीट्यूड। मैंने इतना तुमको बोल दिया। अब तुमसे पूछा कि टेल मी एंगल, फाइंड एंगल ए डी सी, तो तुम तुरंत बता दोगे। ए डी ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर है। तो बताओ अगर ए डी ऑल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है तो कितना आंसर हो गया? ये वाला एंगल कितना हो गया? ए डी सी, ये हो गया 90 डिग्री, है ना? और अगर हमसे ये पूछता था तो भी 90 डिग्री, अगर ए एंगल ए बी डी पूछता तो 90 डिग्री। यानी कि ऑल्टीट्यूड वर्ड भी क्या है कि ऑल्टीट्यूड हमेशा बेस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। याद रहेगा ये? किसी भी ट्राइंगल में अगर कभी ऑल्टीट्यूड वर्ड यूज कर दिया तो समझ जाना नीचे एंगल कितना बना? 90 डिग्री, है कि नहीं? और राइट एंगल ट्राइंगल में भी एक चीज याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, पढ़े हो ना, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। तो पर राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री एंगल होता है वो हमेशा किसके बीच होता है? परपेंडिकुलर और बेस के बीच ही होता है ना? क्योंकि बेस पर परपेंडिकुलर बनाया गया है, ये परपेंडिकुलर और बेस। तो एक्चुअली में ये पी क्या है? ऑल्टीट्यूड ही तो है। परपेंडिकुलर बोलो, हाइट बोलो, ऑल्टीट्यूड बोलो, सब सेम है। क्लियर है? कभी हाइपोटेन्यूस के साथ बेस का एंगल 90 डिग्री हो सकता है? आंसर नो। क्या कोई तुमसे पूछे ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री में कोई पॉसिबल है? नहीं है, नो सर। है ना? तो थोड़ा सा याद रखना है, एक्स्ट्रा भी हम थोड़ा थोड़ा बताते जाते हैं। ये सब जो लोग एक कान से सुन रहे हैं और ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे, वो आगे जाके ज्योमेट्री में फंसेंगे। तुम्हें नहीं पता कि ज्योमेट्री कितना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है अगर बेसिक खराब हो तो, ठीक है ना? तो हम चाहते तो तुम्हारा जो सिलेबस है उसी पे आ जाते, तुमको एंगल वैंगल सब दिखाने लगते, मजा आता है, लेकिन वो मजा नहीं आता। हमको मजा लेना नहीं है ना, हमको पढ़ाना है और तुमको सीखना है, ठीक है? यहाँ पर चलो, तो पॉलीगन हम लोग जानते हैं, पॉलीगन के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। चलो देखते हैं कि पॉलीगन कहाँ खत्म हो रहा है। ओके, लगता है पैरेलल लाइंस के बारे में यहाँ पे नहीं है। तो चलो सब लोग हेडिंग्स डाल ही लिए होंगे पैरेलल लाइंस, तो सब लोग हेडिंग डालो एंगल्स, ठीक है? चलो अब हेडिंग वेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, पहले देखो करते हैं। एक लाइन है और ड्रॉ करते हैं, सब लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, और यहीं पर सारी कहानी होगी और यहीं पर हम लिखते भी जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, ठीक है? अब इस दो पैरेलल लाइन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पैरेलल लाइन के अंदर जो भी चीजें होगी उसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर, ठीक है? जो भी होगा। और पैरेलल लाइन के बाहर जो होगा उसको क्या बोलोगे? एक्सटीरियर। ये बाहर चला गया ना, और ये भी बाहर है ना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझो। तो पैरेलल लाइन के अंदर जो भी चीज होगा वो इंटीरियर कहलाएगा, और जो बाहर होगा वो एक्सटीरियर कहलाएगा, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा? चलो, यस सर। हाँ,
ये याद रखना, पैरेलल लाइन से बाहर एक्सटीरियर है और अंदर इंटीरियर है। अब यहां पर एक लाइन खींच देते हैं, क्या होगा? इस लाइन का नाम क्या कह सकते हैं? इस लाइन का दो नाम हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? एक या तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे या तो ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं। ओके, नो इशू। ट्रांसवर्सल इज अ बेटर वर्ड क्योंकि दो लाइन को कट करना। ठीक, चल हो गया। अब एंगल बन चुका है हमारे पास। अब एंगल का नाम दे देते हैं, ठीक है ना? ये वाला एंगल हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है? ये हमारा 5 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, ये एंगल 7 हो, सॉरी ये 7 हो गया, और ये एंगल 8 हो गया, ठीक है? तन्वी क्लास में आई हो कि नहीं आई हो? तन्वी क्लास में पढ़ यस सर। हाँ, तो तुम मैसेज किए थे इसलिए हम पूछ देखे अभी। चलो ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने एंगल्स मिल गए बेटा? 8 है ना? तो अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे बताओ इसमें इंटीरियर एंगल्स कितने, कौन कौन है? सर 3, 4, 6, 5। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 5 एंगल 6। हाँ, और एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 2, एंगल 1, एंगल 7 और एंगल 8। वेरी गुड। एंगल 2 है ना, 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। क्लियर है? जल्दी से लिखो ये सब कुछ, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल्स। बस तुम ध्यान से अगले 15 मिनट पढ़ लिए, कोई भी डाउट हुआ पूछ लिए, तो भरोसा मानो इतना तसल्ली से तुम कभी पैरेलल लाइन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हो, है ना? बस ध्यान से बस तुमको चीजों को देखते रहना है। चलो, उम्मीद है ये दोनों चीजें हो गया। देखो बेटा, जो इंटीरियर एंगल्स होगा ना वो दो तरह का होता है। सब लोग लिख लेना, इंटीरियर एंगल्स वो दो तरह का होगा। एक हमारा होता है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, और एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? तो इंटीरियर एंगल्स कितने तरह के होते हैं? दो। एक होता है को इंटीरियर एंगल्स और एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देख लो सब लोग, देखते जाओ। अच्छा, क्लियर हो गया? चलो, को इंटीरियर एंगल्स का मतलब समझो बेटा सब लोग। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब, ठीक है, एंगल्स है ना, तो मैं लिख देता हूं इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लिख लो। तो इंटीरियर एंगल जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, जैसे बेटा देखो ये मान लो लाइन है ना, तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, मानते हो ना? तो ऐसा कौन सा एंगल है जो इंटीरियर है लेकिन सेम साइड में है? ऐसा कौन कौन सा एंगल है? एंगल 3 एंड एंगल 6। वेरी गुड। एंगल 3 और एंगल 6
सब लोग एग्री करते हो क्या वो सेम साइड है, तब लेफ्ट हैंड साइड में है ना, और इंटीरियर भी है ना। तो एंगल 3 और एंगल 6 सब लोग एग्री करते हो कि दोनों इंटीरियर एंगल है और साथ में एक ही साइड पर है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड Yes, में है, sir. Yes, और sir. इसको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम मिला करके पता है कितना होता है, 180 डिग्री। लिख लो, बताओ बेटा ऐसा कौन सा तो और एंगल है जिसका सम 180 डिग्री हो सकता है। आपको दो पेयर मिलेगा को इंटीरियर एंगल से, एक 3 और 6 है जो लेफ्ट हैंड साइड है ट्रांसवर्सल का, एक और तो दिख रहा है ना, कौन सा एंगल है? 4 and 5. Very good. Angle 4 and angle 5 that is equal to 180 डिग्री। वेरी गुड। मुझे लग रहा है नीचे नहीं और दिख एक रहा है। corresponding एंगल भी होता है ना? हाँ हाँ अभी आ रहा है, अभी तो बहुत छोटा सा चीज है, अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर एंगल पे। बाकी कोई भी सवाल का जवाब हम लोग को थोड़ी देर में सब मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, है ना। अभी आधा घंटा हमारे पास है और हम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं, मजा आएगा तुमको। यू आर नेवर गोइंग टू लर्न, तुम कभी लाइफ में इतने तसल्ली से ज्योमेट्री नहीं पढ़ने वाले हो। इसीलिए मैं ये सारे लेक्चर्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि तुमको कभी भी लाइफ में जरूरत हो हर चीज को तुम बेसिक से फिर से सीख सकते हो, है ना। चलो अब आता है बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, वो इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करेंगे जो अदर साइड में है। तो ऑल्टरनेट है और साथ में अदर साइड में, यानी इंटीरियर एंगल्स है ना ऑन अदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, याद रखना इंटीरियर तो लगा हुआ है तो इंटीरियर एंगल ही देखेंगे। यानी बेटा ऐसा कौन सा एंगल है, एक वो लेफ्ट में है वो राइट में है, ऐसा कौन सा एंगल है, और थोड़ा ऑल्टरनेट भी है। Sir, जैसे मैं आपको angle 3 and angle हाँ 5 and angle 4 and angle 6. वेरी गुड, और ये सब इक्वल होते हैं। सब लोग लिख लो एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के, दे आर इक्वल, और एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के। लिख लो, सबको क्लियर हो जाना चाहिए, अच्छे से लिखना। क्या ये सब लोग एग्री कर गए? Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब हम लोग ध्यान से देखो, वो इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख लिए। अब एक बहुत अच्छा और है, चलो उसका नाम लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं अब बताता हूं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक और चीज जानना है, और वो है एक्सटीरियर एंगल्स भी तो हो सकता है ना, ऑल्टरनेट हो सकता है, सेम साइड में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुमको हम थोड़ा सा बताएंगे, अभी रुक जाओ। तो एक वर्ड डालो पहले, करस्पॉन्डिंग एंगल। Sir, may I tell? हाँ बोलो। सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसमें एक ही साइड में एक बाहर का और एक अंदर का एंगल होता है। एग्जांपल एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड एंगल 2 एंड एंगल 6। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, एक्सेलेंट आंसर दिया है। तो क्यों ना इस बात को कुछ अलग तरीके से भी सीखा जाए। देखो बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलेंगे, एकदम मजा आएगा। आप ना इमेजिन करो कि ये एक घर है और एक घर यहां है, तो जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात होगी ना, तो एक वर्ड आप दिमाग में रख सकते हो, वो क्या है, सेम पोजीशन। सेम पोजीशन से याद रखो।
अब बोलो इसका क्या मतलब है? आप बताओ बेटा, आप कंपेयर करना है ना, जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात होगा तो कंपेयर द सेम पोजीशन। अब जैसे आप बताओ, इस घर में जो 1 है वो इस घर में किसके जगह पे है? कंपेयर करो। 5 वेरी गुड, है ना। मतलब अगर इस घर का यहाँ पे हेड बैठा होगा तो इस घर का हेड यहाँ बैठा होगा, सेम पोजीशन पे बैठा है कि नहीं? जैसे आपके स्कूल में क्लासरूम है तो हर टीचर आगे ही तो बैठती है ना, ऐसा तो नहीं किसी के क्लासरूम में जाकर पीछे बैठ के टीचर बच्चा आगे बैठा, ऐसा नहीं होता है ना। टेबल कुर्सी जो मैम लगा के बैठती है, जो टीचर लगा के बैठती है, वो तो आगे ही बैठती है। उसी तरह अगर इस हिसाब से क्या हुआ, अगर मैं पूछूं अगर एंगल 2 का पोजीशन इस घर में देखें तो वो किसका पोजीशन के मैच कर रहा है? इस घर का और इस घर का 6 का, 6 है ना। वेरी गुड। अगर मैं इस 3 का कंपैरिजन करूं, मान लो 7 तो वो कहा 7 के साथ, है ना। ओके, और मान लो यहाँ पे मैं अल्फा लिख देता हूँ, कुछ भी 8 टाइम दे रहा हूँ, तो ये 8 के साथ मैच कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमको जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेगा तो थोड़ा सा पोजीशन याद रख लेंगे। तो एंगल 1, हालांकि दर्श ने बोला एक बाहर का लेंगे और एक अंदर का लेंगे और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो एंगल 1 था इक्वल एंगल 5 के, एंगल 2 जो था वो इक्वल था एंगल 6 के, और एंगल 3 इक्वल था एंगल 7 के, और एंगल 4 इक्वल था एंगल 8 के। तो अब आप बोल सकते हो कि क्या इनका पोजीशन एकदम मैच कर रहा है? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, लिख लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर corresponding angles are equal. Are equal, है ना। आया समझ में सबको? यस सर, आ गया। वेरी गुड। चलो अब दो चीजें आप लोगों ने कभी पढ़ा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड द लीनियर पेयर एंगल। यस सर, पढ़ा है। हाँ, तो चलो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं का काम। तो सब लोग हेडिंग डाल ये दो। सर ये पढ़ा है। हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सब लोग हेडिंग डालो, ऑपोजिट एंगल्स। मेरे पास जगह कम है क्योंकि मुझे एंगल दिखाना है, इसलिए यहीं पे लिखना पड़ रहा है, ऑपोजिट एंगल। अच्छा एक बात तुमने देखा, नाम नाम पे तुमने ऑब्जर्व किया, मैं हर जगह प्लूरल लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि ये सब जो है पेयर ऑफ एंगल्स की बात कर रहा है ना, ये सब सिंगुलर नहीं हो सकते, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा, एंगल्स ही होगा। क्यों? क्योंकि दो एंगल एक साथ बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलो, अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। जब भी एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो आप देखना एक एंगल ये बनता है और एक एंगल ये दोनों आपस में ऑपोजिट एंगल कहलाता है, और एक एंगल ये और एक एंगल ये भी इक्वल कहलाएगा। तो क्रॉस कर गया, एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर गया, वर्ड पे फोकस करना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जब तभी फॉर्म होगा जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, ऐसे नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन बना रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देख करके मुझे बताओ। सर एंगल 2 और 4 एंड 1 एंड 3। वेरी गुड, एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल 2 और एंगल 4, ये सब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहा है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। और देखना नीचे भी बना रहा है, नीचे कौन बना रहा है सर? एंगल 6 एंड एंगल 8 एंड एंगल 5 एंड एंगल 7। वेरी गुड, एंगल 6 और एंगल 8 और एंगल 5 और एंगल 7, लिख लो सब लोग ये बात। और लिख लेना नीचे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये भी लिख लो।
ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा जगह और चाहिए यस कहीं सर, पे। रिटर्न। हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल्स वाला मैंने लिखा है, इसको डिलीट कर रहा हूँ। मुझे एक और बात, लास्ट वाला बात बता देनी है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लूंगा। पहले सब लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे लिख लेना। सर। वर्टिकल, हाँ वो जो एक्सटीरियर एंगल्स है वो भी है इंटीरियर एंगल्स की तरह अभी सेम नहीं ही आएंगे, है। जब वो कब आएंगे बेटा, जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब वो बात पे। क्योंकि देखो कभी कभी कोई ओके चीज ऑब्जर्व करने के बाद सीखना है। अभी रुक जाओ, अभी इतना आ गया, सब लोग लिख लिए। मैं यस इसको सर, मिटा Yes, रहा sir. हूं। चलो, एक वर्ड है लीनियर पेयर एंगल्स या स्ट्रेट एंगल्स। तो लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर एंगल्स में क्या होता है कि दो एंगल का सम हमेशा कितना होगा? तो लीनियर लीनियर पेयर एंगल्स लिख लो। अगर बेटा कोई लाइन है और मान लो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यही, ये दोनों इसी लाइन पर बन रहा है और दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो लीनियर पेयर एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स को कहते हैं। और ये दोनों एंगल्स हमेशा मिल करके कितना बनाएंगे? किसी को पता है? अगर मैं ये एंगल ए और एंगल 180 डिग्री। वेरी गुड। तो यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल्स कौन कौन बना रहा है, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं एंगल 1 और एंगल 2 मिला के 180 डिग्री होगा, क्या मैं सही हूं? यस सर, एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 आल्सो। अगर मैं ये बोलूं कि एंगल 1 और एंगल 4 मिला के 180 डिग्री होगा, क्या मैं सही हूं या गलत? सर सही हो, है ना, वेरी गुड। उसी हिसाब से एंगल 2 और एंगल 3 भी 180 डिग्री के बराबर होगा। यस सर। और नीचे अब एंगल 3 और एंगल 4 भी 180 डिग्री के बराबर होगा। यस सर। है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे उसमें जो पेयर होगा एंगल्स आपको दिख रहा है 1 और 2 180 डिग्री, 2 और 3 180 डिग्री। तो क्या नीचे भी वही बन जाएगा? नीचे 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 180 यस डिग्री, सर। 7 और 8 को ऐड करेंगे तो 5 180 and डिग्री, 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत आसान भी है कि नहीं है? यस सर। तो चलो फिर आगे बढ़ा जाए। चलो मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना और समझना। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। सब लोग लिखो, ये वाला डायग्राम बनाओ सब लोग। चलो एक बार ट्राई करो तो सारे एंगल निकालने का। सब पढ़ डाला ना अभी हम लोगों ने, एक बार ट्राई करो तो। आज कौन एब्सेंट कर गया? कोई ना कोई एब्सेंट ही कर जाता है। चलो, who will tell me what is the value of all the angles, not single, सब एंगल्स चाहिए मुझे। सर ए का वैल्यू 100, सी का वैल्यू 100, डी का वैल्यू 50। 100? ये कैसा एंगल आया? ठीक से बोलो। सर ए 130, बी 50, सी 130। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है ना। अरे देखो ना, अगर ए 50 डिग्री है तो बी भी 50 डिग्री होगा। रीजन क्या लिख सकते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी गुड। अगर बी 50 डिग्री है तो मैं कहता हूँ डी भी 50 डिग्री है। रीजन क्या लिख सकते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। अगर डी 50 डिग्री है तो सी 130 डिग्री है। रीजन क्या लिख सकता हूँ डी और सी से रिलेटेड?
सर 180 minus 50 of that. Linear pair. अरे लीनियर नहीं, सी और डी क्या है? एंगल सी और एंगल डी मिला के 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? Co-interior angle. Interior opposite. अरे को इंटीरियर एंगल ना, तुम लोग भूल जा रहे हो। अभी मैंने क्या बोला? इंटीरियर एंगल्स में को इंटीरियर एंगल हुआ ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अच्छा, अगर सी और ई का पूछो तो एंगल सी और एंगल ई का रिलेशन पूछो तो क्या है? Alternate interior angle. हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। चलो, जो पूछेंगे वही जवाब देना। बताओ तो ये एंगल सी के बराबर होगा या नहीं? Yes, sir. Yes sir, होगा। Corresponding क्या लिख angle. Corresponding angle. हाँ, ये एंगल बी के बराबर होगा एफ। Yes sir, corresponding angle. करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। तो सब आ तो गए। अब अगर मैं पूछूं ए जो है वो ई के बराबर है, रीजन क्या होगा? Corresponding angle. वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड विच इज अगेन 130। सर ऐसे तो हम 50 और डी भी कर सकते थे। हाँ, देखो बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हो, मैं बस टेस्ट करने के लिए। यानी एक एंगल अगर पता चल गया तो सारा एंगल पता चल गया, क्या कहते हो? Yes sir. हाँ। Yes sir. अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। जैसे हम लोगों ने इंटीरियर एंगल पढ़ा, उसमें पढ़ा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? उसके बाद को Yes, sir. इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर अगर हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखें, अब ध्यान से सुनना, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है? पहले सबको मिटा देते हैं, है ना? ये सबको मिटा देते हैं। सर मैं टेल। वेट नहीं, अभी एक सेकेंड बस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, फर्स्ट डिलीट मी, है ना? चलो, एंगल है ना, मान लो ये एक्स है, ठीक है ना? ये एक्स है हमारा, और ये हमारा कितना था? ए रखते। चलो, तो अगर तुम ध्यान से देखो, जब भी बेटा आपको दिमाग में आए ना ऑल्टरनेट, तो समझ जाना ऑल्टरनेट यहाँ पर क्या होगा? ऑपोजिट साइड ऑफ दैट ट्रांसफर, अदर साइड ऑफ, है ना? अदर साइड बोल लो ना, अच्छा, और अदर साइड ऑफ व्हाट? ट्रांसफर, है ना? तो कहने का मतलब है, अब बात हो रही है एक्सटीरियर की, तो सब इंटीरियर को निकाल दिए। अब एक्सटीरियर कौन होगा? अगर ए का एक्सटीरियर देखा जाए तो कौन होगा? सर जी होगा, और 50 मतलब एक्स का एफ होगा, और एक्स का एफ होगा। इसका मतलब ये हुआ Yes, कि sir. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। बट व्हाई डोंट आई टीच दिस? क्योंकि कभी कभी बच्चा कंफ्यूज बहुत होता है इस वाले को पढ़ के, है ना? कभी कभी सब पढ़ा दो, उसके बाद ये बता दो, उसको लगता है कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, उसको लगता है सब बेकार हो गया। इसीलिए अगर तुम इसके बारे में नहीं भी जानते हो तो भी चल जाएगा, अगर इससे पहले बाकी सारी चीजें जानते हो तो ऑटोमेटिकली तुम निकाल तो लोगे ना आंसर। क्या कहते हो? यस अगर सर। कोई- लेकिन एक डाउट आया है हाँ, बोलो बोलो। सर। क्या कहते हैं, एक ऐसे ही जैसे को इंटीरियर एंगल होता है वैसे ही को एक्सटीरियर एंगल होता है, और इसमें एंगल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो एंगल भी, वो इंटीरियर एंगल सर- क्या था? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर देखो, इसका और इसका मिला के 180 हो रहा है, यस सर हो रहा है। और ये मिला के ये 180 डिग्री हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। तो क्या होगा ना, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा जब मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा लूंगा। अभी क्या होता है कि अभी इसको बीच में लाने का मतलब ये होगा कि समवेयर थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसीलिए अभी इसको उतना हम फोकस नहीं करेंगे जितना हमने बाकी Okay, चीजों sir. को फोकस किया। ओके जब हम बहुत क्वेश्चन बना लेंगे तब उसको हम फोकस करके दिखा देंगे, ठीक है? चलो, तो एक और करके Okay, देखते हैं हम sir. लोग। चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
लेट मी सी कौन आंसर करता है। ये है हमारा x प्लस 60 और ये है हमारा 2x प्लस 30। चलो x की वैल्यू निकालो, फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं। सर 30। ये क्या रीजन बता सकते हो कि दोनों का वैल्यू क्यों होगा? एंगल निकालने हैं। हाँ, तो ये दोनों कौन से एंगल है? व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस? कोइंटीरियर। कोइंटीरियर। और कोइंटीरियर एंगल का सम तो होता है 360 180। तो ये हो गया 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इक्वल टू, अगर 180 में से माइनस कर दे 90 डिग्री, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। यस सर, हो गई। हो गया आंसर। नाउ इफ आई आस्क यू फाइंड बोथ द एंगल, हाउ विल यू फाइंड इट? टेल मी वैल्यू ऑफ बोथ द एंगल। नाइन्टी डिग्री 90 डिग्री। वेरी गुड। बोथ आर x की बस वैल्यू रखते नहीं है वहां पर। Yes, 30 sir. प्लस 60 90 और यहाँ पे भी 60 प्लस 90। भले एंगल नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा सर इसके हम ये रीजन में कोइंटीरियर एंगल लिख देना। बिल्कुल बिल्कुल, इसके रीजन में हमेशा, हाँ हाँ, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना रीजन जरूर लिखना। नेवर फॉरगेट टू राइट द रीजन। यहाँ पे रीजन लिखना। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, क्या लिखोगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल एंगल्स आर इक्वल या इज 180 डिग्री, है ना? लिख लें। क्या ये क्वेश्चन हो गया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यस सर। अगर तुम समझते बूझते आगे बढ़ोगे तो रास्ता बहुत आसान लगेगा। चलो, क्या कहते हो? पॉइंट में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, डजंट मैटर। सर -12.5 x की वैल्यू। ओके, तो बताएगी Yes, sir. हाउ डिड यू सॉल्व इट? सर मैंने 2x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 6x प्लस 20 डिग्री लिया, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और फिर उसके बाद मैंने इनको ये वेरिएबल्स लेके सॉल्व कर दिया लीनियर इक्वेशंस पे। 2x minus 6x equals to 20 plus 30। ये तो माइनस में आ गया। यस सर, -12.5। हाँ, क्वेश्चन गलत हो गया ना। लेट मी चेंज द क्वेश्चन। थोड़ा सा डेटा को चेंज कर देते हैं। किस डेटा को चेंज कर दिया जाए? काम बन जाएगा। हाँ, अगर हम लोग प्लस 30 कर ले तो काम बन सकता है ना। चलो प्लस 30 कर देते हैं। चलो भाई सब लोग प्लस 30 कर लो, अब हमारा काम बन जाएगा। अब करना श्रेयानगी, कैसे तुम आंसर निकाल दिए थे? तुम प्लस माइनस तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता है? 2.5। सब माइनस था ना। हाँ, तो -4x इक्वल टू -10 माइनस माइनस था। तो माइनस तो
उसकी वजह से तो गड़बड़ हो गया ना, क्वेश्चन चेंज करना पड़ा। यस सर। क्या हम आगे बढ़ा जाए? चलो एक और क्वेश्चन दे, कर दे, किया जाए, टाइम है हमारे पास। हाँ सिर्फ 4x माइनस के बाद ये सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कुछ लोगों को लगा था क्वाड्रेटिक आ गया ना, पावर 2। नहीं, मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया हूं, तुम लोग दिमाग को लगाओ थोड़ा। नहीं सर, आ रहा है अभी धीरे धीरे। हाँ धीरे। पहले ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इक्वल होगा, ये तो सबको आ गया होगा। यस सर। ओके, फिर ये एक्स स्क्वायर का क्या किया जाए? अगर एक्स स्क्वायर साइन आ गया सर ऐसे कैंसिल- क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो काट देंगे। हाँ, यस सर, काट देना। हाँ, तो अब हमारे पास क्या बचा? 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 80 माइनस 60। काम खत्म। 140 माइनस सर 140 होगा। x की वैल्यू 140 आ गई। यस सर, 140। कभी ना क्वेश्चन डराने के लिए आता है, एक्चुअल में क्वेश्चन उतना डरावना होता नहीं है। क्या? तो जब हम लोग कल मिलते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन।